हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ वेंडिगो और स्किन वॉकर्स की कुछ खौफनाक कहानियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इन कहानियों के राइटर्स का दावा है कि ये उनकी अपनी सच्ची आप बीती है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई भी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी सभी कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। कमेंट्स में भी बताएं कि आप देश और दुनिया के किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा एक सच्चा अनुभव है। ये तब की बात है जब मैं हाई स्कूल में जूनियर था। मैं नॉर्थ वेस्ट आयोवा के एक छोटे से टाउन में बड़ा हुआ हूँ। टाउन का नाम मैं इस कहानी में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो टाउन 1800 के दशक के पीरियड में एक वैली के बीचों बीच बना था। मुझे बस कुछ महीनों पहले ही पता चला कि वो वैली सियोक्स इंडियंस के लिए एक पवित्र जगह थी, जो वहाँ बसने वाले पहले लोग थे। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मुझे उस रात की मेरी डरावनी घटना का मतलब समझ में आया, जैसे अब उस कहानी को बंद करने का एक क्लोजर मिल गया हो। उस वक्त मैं खुद भी थोड़ा बेवकूफ़ था। जूनियर ईयर से पहले की गर्मियों में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और अपने कुछ खास दोस्तों के बहुत करीब हो गया था। दुर्भाग्य से वो गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं और स्कूल फिर से शुरू हो गया। मैं उस वक्त क्रॉस कंट्री रनिंग करता था, तो मुझे शहर के आसपास की सभी सड़कें और ट्रेल्स अच्छी तरह से याद थीं। एक रात मैं और मेरा एक दोस्त डैनियल, हम दोनों एक वॉलीबॉल गेम खेल रहे थे। हमने तय किया कि वहाँ से जल्दी निकल लेते हैं और थोड़ी बहुत स्मोकिंग करते हैं, जैसे आमतौर पर टीनेजर्स करते हैं। डैनियल एक चेन स्मोकर था, लेकिन उसे अकेले स्मोकिंग करना पसंद नहीं था, तो बस मैं उसका साथ देने गया था। हमने सोचा स्मोकिंग के लिए इस बार कब्रिस्तान चलते हैं। वहाँ काफ़ी शांति होती है और वो जगह टाउन से थोड़ा अलग थलग भी थी। गर्मियों में मैं उसी कब्रिस्तान में घास काटने और ग्रेवस्टोन की ट्रिमिंग करने का काम करता था, तो मैं उस जगह को बहुत अच्छे से जानता था। गर्मियों में वो जगह बहुत खूबसूरत लगती थी। वहाँ कुछ घुमावदार पहाड़ियाँ हैं और उनका आकार थोड़ा अनोखा है। हम पहले सिगरेट लेने डैनियल के घर गए, फिर वहाँ से कब्रिस्तान गए ताकि कोई हमें स्मोकिंग करते हुए देख ना ले। हमने अपनी जीप कब्रिस्तान के नॉर्थ साइड में एक शेड के सामने पार्क की। वो कब्रिस्तान एक रेक्टेंगल शेप का है, लगभग आधा मील लंबा और 1/4 मील चौड़ा। करीब हर 200 फीट पर एक नया सेक्शन शुरू हो जाता है। कब्रिस्तान लंबाई में ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है और एक कंकड़ों वाली सड़क हर सेक्शन को अलग करती है। पीछे का हिस्सा, जो कि सबसे पुराना भी है, उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। कब्रिस्तान का सिर्फ ईस्ट साइड का हिस्सा ही ऐसा है जहां जंगल नहीं है, बाकी पूरा कब्रिस्तान जंगलों के बीच बसा है। हम दोनों जीप से उतरे और फोन की फ्लैशलाइट जलाकर कंकड़ों वाली सड़क पर टहलने लगे। करीब रात के 9 बजे थे और आसमान में जरा सी भी रोशनी नहीं थी। चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। वैसे हम इन्हीं सड़कों पर क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस के लिए दौड़ा करते थे, तो हमें अच्छे से मालूम था कि हम कहाँ हैं। हमने सिगरेट पीना शुरू किया और चलते चलते फ्यूचर की बातें करने लगे। वो पल बहुत सुकून भरा था, लेकिन फिर डैनियल को लगा कि उसने अपना सिगरेट का पैकेट कहीं गिरा दिया है। हम लोग उसे ढूंढने के लिए वापस लौटे। हमने पूरे रास्ते वो पैकेट ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। और तभी वो सब कुछ शुरू हुआ। पहले ही बता दूं कि ये थोड़ा फिल्मी या क्लीशे लग सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सच है। सिगरेट का पैकेट ढूंढते ढूंढते डैनियल ने जंगल की तरफ कुछ देखा। हम नॉर्थ साइड में थे, कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में, जो जंगल के सबसे करीब है। डैनियल ने कहा कि उसे वहां अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने कहा कि उसने वहां पीले डॉट्स देखे, जैसे किसी की आंखें चमक रही हों। मैंने भी उसी जगह देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। हम थोड़े नासमझ थे और जंगल की तरफ चलने लगे। जैसे ही हम जंगल
और उस सड़क के बीच के आधे रास्ते पर पहुंचे, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने डैनियल से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? उसने कहा, नहीं। वो अब भी उन पीली डॉट्स को घूर रहा था। मैं वो आवाज समझ नहीं पा रहा था, बस इतना कह सकता हूं कि कोई कुछ बोल रहा था। अब मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन डैनियल बहुत जिज्ञासु हो चुका था। वो जानना चाहता था कि वहां जंगल में क्या है। हम थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे गए, वो आवाज और तेज होती गई। अब मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज क्या कह रही थी, लेकिन अब डैनियल भी वो आवाज सुनने लगा था। मैंने उससे कहा, तुम भी ये आवाज सुन रहे हो ना? क्योंकि वो आवाज अब कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो आवाज मेरे छोटे भाई जैसी लग रही थी। डैनियल ने कहा, मुझे तो वो आवाज मेरी माँ जैसी लग रही है। उसकी बात सुनते ही मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैंने डैनियल को बताया कि मुझे वो आवाज अपने छोटे भाई जैसी लग रही है, और ये सुनते ही उसकी शक्ल एकदम से सफेद पड़ गई। वो तेज तेज और भारी सांसें लेने लगा। हम दोनों ने फिर से जंगल की तरफ देखा, और अब मुझे भी वो चमकती पीली आंखें दिखने लगी, लेकिन बस एक पल के लिए। फिर वो एकदम गायब हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तय कर लिया कि बस अब वहां से वापस चलना है। हमने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया, हमारे पीछे से कुछ बहुत तेज और भारी सी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज भाग रही हो। हम झट से मुड़े, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। हमने फिर से एक दूसरे को देखा और बस वहां से भाग लिए। हम दोनों सीधा डैनियल की जीप की तरफ भागे। सौभाग्य से हम ज्यादा दूर नहीं थे। हम जीप में बैठे, उसने गाड़ी ड्राइव में डाली और बिना पीछे देखे हम वहां से निकल गए। हमने रास्ते में एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे घर पहुंचकर मैं चुपचाप कार से उतरा और अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन स्कूल में हम क्लास में मिले और बात करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था, पर हम में से किसी को भी कोई जवाब नहीं मिला। हमने बस यही तय किया कि अब हम इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। मैंने वो कब्रिस्तान वाली समर जॉब भी छोड़ दी। ये घटना करीब 2 साल पहले की है, और हाल ही में मैंने पहली बार वेंडिगो के बारे में पढ़ा। वेंडिगो नेटिव अमेरिकन लेजेंड में एक ऐसा प्राणी होता है जो इंसान और हिरन का मिक्स लगता है। कहा जाता है कि वो बहुत तेज गति से दौड़ सकता है और आपके अपनों की आवाज़ों की नकल कर सकता है ताकि आपको अपनी ओर खींच सके। ऐसा माना जाता है कि ये प्राणी नेटिव अमेरिकन लैंड्स पर घूमते हैं। जब मैंने ये सब पढ़ा तो उस रात का मेरा अनुभव मेरे जहन में वापस आ गया। हमने उस रात उस वेंडिगो की पूरी झलक नहीं देखी थी, पर जो हमने देखा वो बस उसकी पीली आंखें थीं। तो हाँ, मुझे अब यकीन है कि उस रात जो भी था वो एक वेंडिगो ही था। सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब मुझे क्रिसमस ब्रेक से ठीक पहले पता चला। क्रिसमस ब्रेक में जब मैं घर लौटा तो मैं और डैनियल वापस उस कब्रिस्तान में गए। हम फिर उसी रास्ते पर चलने लगे और बस कुछ ही मिनटों बाद हमें बर्फ में वही सिगरेट का पैकेट पड़ा मिला जो उस रात डैनियल ने गिरा दिया था। हम बहुत टाइम के बाद वहां गए थे और वो पैकेट बर्फ के ऊपर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा हो। शायद किसी को पता लग गया था कि हम वहां फिर से आए हैं और उसने हमारी वो चीज वापस करने के लिए वहां रख दी थी। वो पैकेट देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा गए और उसे बिना उठाए वहां से भाग गए। उस दिन के बाद हम उस कब्रिस्तान की तरफ कभी नहीं गए। उस वक्त मैं अपने दादाजी के फार्म पर था जो विस्कॉन्सिन में नेटिव अमेरिकन जमीन पर बना है। डैड अक्सर मजाक करते थे कि वो फार्म किसी पुराने इंडियन कब्रिस्तान पर बना है, और अब मुझे लगने लगा है कि शायद वो मजाक नहीं था। उस रात जो अलौकिक चीज मैंने देखी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अब मुझे यकीन होने लगा है कि जो भी कहानियां डैड और मेरे अंकल ने वेंडिगो और स्किन वॉकर के बारे में सुनाई थी, शायद वो सब सच्ची थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस रात हुआ क्या था। मैं मक्के के खेत में काम कर रहा था और बस काम खत्म करके
आराम करना चाहता था। मैं वापस अपने घर जाने के लिए अपने ट्रक में गया, लेकिन किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने पीछे से ट्रबल लाइट निकाली, प्लग में लगाई और अपने ट्रक का बोनट खोला। मैंने जैसे ही ट्रबल लाइट को बोनट पर टांगा, मुझे गायों की जोर की आवाज़ें सुनाई दी। अब आमतौर पर मैं इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन वो आवाज़ें हमारे खेतों की तरफ से आ रही थीं। मेरे डैड भी दूसरे खेत में काम कर रहे थे और मैं उन्हें गायों के बारे में बताने गया। उन्होंने मुझसे कहा, जाकर गेट्स चेक कर लो, कहीं गायों ने गेट्स तोड़ तो नहीं दिए। मैंने डैड का ट्रक लिया और उससे जाकर देखा। गेट्स अपनी जगह पर सही थे। मैंने ट्रक चालू रखा था और उसकी हेडलाइट्स भी जल रही थीं। फिर मैंने ट्रक बंद कर दिया और तभी गायों की आवाज़ें फिर से आईं, लेकिन इस बार वो बहुत अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो आवाज़ें गायों की नहीं थीं, बल्कि कोई और चीज़ थी जो गायों की आवाज़ की नकल करने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज़ें बहुत हाई पिच थीं। मैं डैड के ट्रक को अपने ट्रक के पास ले गया, सारी लाइट्स समेटी और उस बड़े स्टील शेड को बंद कर दिया जिसके पास मेरा ट्रक खड़ा था। पर उस पूरे वक्त वो गायों की आवाज़ें और भी डरावनी होती जा रही थी, जैसे कोई अलग सा जानवर सांस भी ले रहा हो और तेज चीख भी मार रहा हो। वो आवाज़ें अब और तेजी से आ रही थीं, लगातार आ रही थीं। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। हमारी गायें ऐसे कभी नहीं करती थीं। मैं डैड के ट्रक की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज़ें सुनी, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। 2 अलग अलग दिशाओं से 2 जोरदार चीखें आईं। वो बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन मुझे डराने के लिए काफी थी। फिर उसी दिशा से जहां से वो गायों जैसी आवाजें आ रही थीं, वहां से मुझे कायोटे की हाउलिंग सुनाई दी। मैं सीधा ट्रक की तरफ भागा और एक्सीलरेटर दबा दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना था कि वो क्या चीज है जो गायों और कायोटेज की नकल कर सकती है। मैंने डैड को सब कुछ बताया। उन्होंने पूछा क्या था वहां। मैंने कहा कि चलिए ट्रक में बैठिए, मैं तब बताता हूं। लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो मैं नहीं चाहता था। वो बोले, ओह स्किन वॉकर, जरूर स्किन वॉकर होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, प्लीज डैड उसका नाम मत लो। फिर जल्दी से डैड ट्रक में बैठ गए और हम वापस शेड की तरफ गए। हमारा फार्म यार्ड बहुत बड़ा नहीं है। जहां मेरा ट्रक खड़ा था वहां से बांध ज्यादा से ज्यादा 25 गज दूर होगा। खैर, हम कटाई का सामान रखने बांध की तरफ गए, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, और अब जो हो रहा था उससे मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। अब जो चीज इस पूरी कहानी को और भी डरावना बनाती है वो ये है कि हमारे बांध के पास ऊंचे ऊंचे कॉर्नफील्ड्स हैं, और उस साल तो कुछ जगहों पर शायद वो कॉर्नफील्ड्स 12 फीट तक ऊंचे थे। बिजनेस के लिए तो अच्छा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कोई चीज बिना दिखे कितनी आसानी से उसमें छिप सकती थी। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उस रात गायें हमारे कावयार्ड के पास ही थी, जो खेतों के करीब ही है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो, या फिर उनमें से किसी एक को बाहर लुभाने की कोशिश कर रही हो। हमारी गायों को खेत में जाने की इजाजत नहीं होती, तो ये बात मुझे और भी ज्यादा डरावनी लगी। हमने काफी देर तक बांध में इंतजार किया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ और हम लोग अपने घर वापस आ गए। अगर अब भी आप ये सोच रहे हैं कि मेरे डैड और अंकल ने क्या देखा था, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। वो साल 2000 का समय था। मेरे डैड और उनके बड़े भाई यानी मेरे अंकल उस वक्त लकड़ियां काट रहे थे। सर्दियां बस शुरू ही होने वाली थीं और उस समय करीब 4:30 बजे अंधेरा हो जाता था। तभी मेरे अंकल ने डैड को इशारा किया कि कुछ है जो खेतों के पार और पहाड़ी पर हिरणों का पीछा कर रहा है। जो भी वो चीज थी वो हिरणों के पीछे पीछे दौड़ रही थी और बहुत तेज दौड़ रही थी। डैड ने बताया कि वो चीज आधी भेड़िए जैसी और आधी बंदर जैसी दिख रही थी। क्या वो कोई वेंडिगो था या कोई स्किन वॉकर था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि सालों से हमारे फार्म के जंगलों के पास
कुछ तो है जो इस दुनिया का नहीं लगता। माफ करना अगर मेरी कहानी थोड़ी बिखरी हुई लगी हो, क्योंकि मैं सच में अभी भी डरा हुआ हूं और शायद मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको दोनों किस्से सही सही बता सकूं। क्या आपने कभी सोचा है कि ओक्लाहोमा के ओचिटा माउंटेन्स में आधी रात को क्या क्या होता होगा? मैं उस वक्त टीनेजर था, शायद 18 या 19 साल का। मुझे हमेशा से नेचर में रहना पसंद रहा है। जितना भी वक्त मिलता मैं कोलोराडो और रॉकी माउंटेन्स में घूमने निकल जाता था। उस उम्र में मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा था। मैं कभी स्कूल में दिलचस्पी नहीं ले पाया, तो नेचुरली मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, बस एडवेंचर के लिए। रॉकीज माउंटेन्स में बड़े होते हुए मैंने कई तरह की नेटिव फोकलोर के बारे में सुना था। मैंने वेंडिगो और नवाजो के स्किन वॉकर के बारे में कई बार सुना था। खैर, उस समय मैं ओक्लाहोमा के फोर्ट सील में पोस्टेड था। आर्मी में सब मजाक में कहते रहते थे कि रात में पुराने सर्विसमैन और सर्विस वुमेन की आत्माएं दिखती हैं। हमेशा कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता था। कभी किसी लेफ्टिनेंट की आत्मा देखी जाती थी, तो कभी किसी सोल्जर का भूत। पोस्ट पर हर कोई इसे मजाक में ही लेता था, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। हम एक हफ्ते के फील्ड प्रॉब्लम ट्रेनिंग पर थे। पहला दिन था और हमने बस अभी अभी अपने कैंप सेटअप किए थे और अब बस सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे फील्ड प्रॉब्लम्स ट्रेनिंग अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मुझे जंगलों में रात को घूमने का बहाना देती थी। हर बार मुझे लगता कि जंगल में रात को घूमने से मेरा मूड बेहतर हो जाता है। उस रात भी मैं ऐसे ही घूम रहा था और चलते चलते सीटी से कर्नल बोगीज मार्च की धुन बजा रहा था। जैसे ही मैं एक खुली जगह पर पहुंचा, मैं रुक गया। वहां के नज़ारे को कुछ देर बस चुपचाप देखता रहा। कुछ मिनटों बाद मुझे खांसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद वही चेन स्मोकिंग कॉर्पोरल होगा जो शायद दूसरी और की गार्ड ड्यूटी कर रहा होगा। मैंने आवाज़ लगाकर पूछा, सब कुछ ठीक है ना कॉप? लेकिन जंगल की अजीब सी आवाज़ों के बीच एक गूंज सी आई, कॉर्पोरल यहाँ है। वो आवाज़ सुनते ही मैं जम गया। धीरे धीरे मुड़ा और अपने हेडलैम्प की रोशनी उस चीज़ पर डाली जो मुझे घूर रही थी। करीब 20 फीट की दूरी पर कोई फटे पुराने यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसका यूनिफॉर्म देखकर लगा जैसे वो वियतनाम वॉर के टाइम का हो। उसका चेहरा इंसान और हिरन का एक अजीब और डरावना सा मिश्रण था। उसकी आंखें ठंडी और सूखी थी, मेरी आंखों में झांक रही थी, जैसे मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने नीचे देखा, उसके यूनिफॉर्म पर लिखा था थॉमसन। मैंने हकलाकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने अपनी बंदूक कस के पकड़ ली और तभी वो फिर से खांसा और बोला, थॉमसन। वो जो भी कोई था बहुत चालाक लग रहा था। बिना उसकी आंखों से नजर हटाए मैंने अपने बाएं हाथ से पुराने पोस्ट की तरफ इशारा किया। कॉर्पोरल वहां उस पोस्ट पर है। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक वो चीख पड़ा। मेरे हेडलैम्प की रेड लाइट अचानक तेज हो गई, बहुत तेज, और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मेरी टांगें खुद ब खुद पीछे हटने लगी, पर मेरी नजरें अब भी उसी पर थीं और वो भी मुझे घूरे जा रहा था। मैं काफी देर तक बस पीछे हटता रहा। जैसे जैसे मैं दूर होता गया, लाइट का असर उस पर कम होता गया। फिर मैंने मुड़कर अपनी पोस्ट की तरफ भागना शुरू कर दिया। एक कॉर्पोरल अपनी गाड़ी से टेक लगाकर स्मोक कर रहा था। उसने मुझे देखा और पूछा कि मुझे क्या हुआ। मैं भागकर उसके पास पहुंचा और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि अभी अभी मैंने क्या देखा था। वो बड़े ध्यान से पेड़ों की लाइन की तरफ देख रहा था और मेरी बातें सुन रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अब तुम जाओ और अगली शिफ्ट को उठाओ, और हाँ, दोबारा उस जंगल में कभी मत जाना। मैं चुपचाप अगली शिफ्ट को जगाने चला गया और उसने अपनी गाड़ी को
हमारे और जंगल के बीच खड़ा कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। उसकी नज़रों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कह रही हों कि हाँ, मैंने भी उसे देखा है। फिर वो टावर पर चढ़ गया और मैं चुपचाप अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। मैं सोचने लगा कि मैंने आखिर देखा क्या था। वो आवाज़ थॉमसन मेरे सर में गूंज रही थी। पूरे मिशन के दौरान मैं बार बार उस जंगल के उन पेड़ों की तरफ देखता रहा और हर बार मुझे लगता जैसे वही आंखें फिर से मुझे देख रही हों। अब मैं फोर्ट सील में पोस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैंने जो देखा वो आज भी मेरे लिए एक सवाल है। क्या वो वेंडिगो था? क्या वो स्किन वॉकर था? या किसी सोल्जर की आत्मा थी? या बस मेरे दिमाग का वहम था? काश मैंने कभी थॉमसन को देखा ही ना होता, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी और को भी उसे कभी ना देखना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।